हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर PYQ सीरीज़। इसमें हम कर रहे हैं 1979 से 2024 तक के ईच एंड एवरी PYQ विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। आज हम फिनिश करेंगे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP, प्रीएम्बल और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हमारे प्रीलिम्स में आए हुए हैं। ठीक है, सो ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, 70 से 80 मिनट की, बट पेशेंस के साथ बैठना है। इसको फिनिश करने के बाद आपसे आज तक जितने भी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी और DPSP के क्वेश्चंस गलत होते थे, आज के बाद नहीं होंगे। दैट इज़ माय प्रॉमिस। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में हमने लीगल हिस्ट्री करी थी, जिसमें मैंने वो ब्रिटिश से लेके कंपनी राज तक के जितने भी लॉज थे उन सब पे जो क्वेश्चंस आए थे वो मैंने पढ़ाया था। मॉडर्न हिस्ट्री में भी उस पर क्वेश्चन आते हैं, सो वो क्लब करके हमने पढ़ा था। आज फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी और DPSP ख़त्म करेंगे। इस पूरी सीरीज़ का उद्देश्य है +40 मार्क्स इंक्रीज़ करना इन अपकमिंग प्रीलिम्स। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो मैंने ईयर वाइज के बजाय मैंने टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन इस बार किया है, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंटेन्ड इन द कंकरेंट लिस्ट। देखो, इस चीज़ को यहाँ पे रखने का सबसे पहला उद्देश्य ये है कि जो 3 लिस्ट हैं हमारी, कौन से शेड्यूल में है कमेंट में बताना ज़रा। वो तीनों शेड्यूल के बारे में हमें जो मेन चीज़ें उसमें दी हैं वो जानना चाहिए कि किस शेड्यूल में क्या है। तो मैं एक थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, तो ये मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं प्रीलिम्स के। तो अगर आप इसमें देखोगे कि जो 7th शेड्यूल है उसमें हमारी तीनों लिस्ट दी हुई हैं। पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, उसके बाद है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। और एक एग्ज़ाम में जब आप जाओगे एक आध क्वेश्चन इस लिस्ट से बन जाता है। ठीक है, तो कॉन्करेंट में देखते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जूट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वेट्स एंड मेजर्स, जस्टिस, एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। ये जो 5 चीज़ें हैं ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में डाली गई थी। ठीक है, कौन कौन सी? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। अब देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में आपका सब कुछ आ गया, मतलब कि इन्वायरमेंट का कैसे प्रोटेक्ट करना है, स्पीसीज़ को कैसे प्रोटेक्ट करना है, वगैरह वगैरह। वेट्स एंड मेजर्स, उसके बाद जस्टिस, एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आया था तो उसने ये 5 चीज़ों को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला था। पहले शायद ये स्टेट लिस्ट में हुआ करते थे। ठीक है, पॉपुलेशन और फैमिली प्लानिंग भी कॉन्करेंट में आता है। अच्छा, स्टेट में जैसे टोल कलेक्शन हो गया, पुलिस तो हमें पता है कि स्टेट की होती है, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेट का होता है। ठीक है, गैम्बलिंग टैक्स जो है, जो गैम्बलिंग, जुआ, ये सब पे टैक्स जो लगाता है वो स्टेट लगाता है। यूनियन लिस्ट जैसे इंश्योरेंस की पॉलिसी हो गई, फॉरेन ट्रेड हो गया, इंटर स्टेट कॉमर्स हो गया, इस तरह के जो मेन काम होते हैं, फाइनेंस हो गया, टैक्सेशन हो गया, इस तरह का काम जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है। सो आपको एक कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट तैयार करनी है और इसमें ऐड करते जाना। अच्छा देखो, अब ऐसा नहीं कि आप गए, अब कॉन्स्टिट्यूशन खोला और सारे ऐड करने लग गए। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करो, जैसे जैसे आप उनकी इंपॉर्टेंस समझ आए तब ऐड करोगे, तब आपके दिमाग में फिट होगा। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वही दोबारा यहाँ लिख दोगे, कोई मतलब नहीं बनेगा, राइट। तो अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स आपका अपना होना चाहिए, तो इस हिसाब से आपको मॉडिफाई करना है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्करेंट में पूछा तो कौन कौन सा हो गया? फॉरेस्ट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर। ठीक है, ओनली 3। तो इस तरह से क्वेश्चन आना बिल्कुल लाजमी है कि हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द कॉन्करेंट लिस्ट। जो अपना पुलिस है वो है स्टेट लिस्ट में। ठीक है, वार्म अप अच्छा लग रहा है। अब स्टार्ट करेंगे हम टॉपिक वाइज फंडामेंटल ड्यूटी से। फंडामेंटल ड्यूटी पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आया। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटी का थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता दूं। आई होप कि आपने पढ़ रखा है, लक्ष्मीकांत 10 बार पढ़ रखा है, बट फिर भी शांत मन से सुनना है और जो जो क्वेश्चंस मैं पूछूं बताना है, और क्वेश्चंस को देखते जाना है, कनेक्ट करते जाना है, पैटर्न्स पकड़ना है। एक स्टूडेंट का फ़र्ज होता है कि अपने प्री कंसीव्ड नोशंस को सस्पेंड करके टीचर को सुने, तभी वो एक बढ़िया स्टूडेंट बनता है। ठीक, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो हमारी पार्ट 4A में दी हुई हैं। 51A में सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। कितनी हैं टोटल? 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट जब हुआ था 1976 में, तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी। ठीक है, अब जो राइट टू एजुकेशन है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को 86th अमेंडमेंट 2002 में दिया गया, और उसी अमेंडमेंट ने
एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी पेरेंट्स के लिए कि जो भी 6 से 14 साल तक का आपका बच्चा है उसको एजुकेशन देना आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो टोटल 10 + 11 फंडामेंटल ड्यूटी बन गई। अब देखो 86 अमेंडमेंट में आ गया, तो अब उसको कनेक्ट करते हैं जो अपना राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21A में, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट बन गया। ठीक है, सो ये चीज़ है कि 86 अमेंडमेंट ने क्या किया था, एक तो राइट टू एजुकेशन ऐड किया था आर्टिकल 21A, उसके बाद अपना एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की थी अपनी 51A में। तो ये इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हो गया। फिर आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है, चलो अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद करने का कोई तरीका नहीं है। अगर आपके पास कोई शॉर्टकट है तो याद कर सकते हो, बट मैंने क्या किया, मैं एक इंजीनियर हूँ तो मैंने कीवर्ड्स कुछ निकाल लिए जिसके थ्रू मैं एक लॉजिकल गेस ले सकूँगा कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं है। तो कीवर्ड्स क्या हैं जो अपने 11 हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल को अपहेल्ड करना, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति सद्भावना रखना वगैरह वगैरह, जो देश के हमारे आइडियल्स हैं उनका सम्मान करना, सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी को बनाने के लिए एफर्ट करना, डिफेंड हारमनी बनाए रखना, डिग्निटी से जीना जीने देना, हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, वायलेंस ना करना, और राइट टू एजुकेशन मतलब अपने बच्चों को एजुकेट करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 2011 का क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, अब देखो साइंटिफिक टेम्पर कीवर्ड हमने पढ़ा था, पब्लिक प्रॉपर्टी भी दिया हुआ है, और अच्छा देखो ये जब इसने बोला ना अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो जब ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ जाए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ जाए, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ जाए, सो दिस शुड बी मेंशन इन ब्लैक एंड वाइट। मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप बेयर एक्ट खोलोगे, ये वाला भारत का संविधान जब आप खोलोगे, है ना, सबसे अच्छी बुक है ये भारत का संविधान, तो इसमें लिखा होना चाहिए ब्लैक एंड वाइट में, तभी आप उसको सच मानोगे। ठीक है, तो वोट इन पब्लिक वी ऑल नो इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, although it is a good duty to do but not fundamental duty as per 51A। ठीक है, to safeguard to develop scientific temper है, safeguard public property and heritage है, to abide by constitution and respect its ideal, है ना, ये वाला कीवर्ड जो मैंने आपको बताया था, abide by constitutions and respect its ideal। चलो तो आपका इसमें हो जाएगा ये to vote in public is not a fundamental duty। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is are among the fundamental duties of citizen laid down in the Indian Constitution। ठीक है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बोला मतलब कि आपका जो 51A है उसमें ब्लैक एंड वाइट में लिखा होना चाहिए। ठीक है, कह रहा टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर, हमने पढ़ा था हेरिटेज वाला कीवर्ड। ठीक है, तो ऐसे मैंने याद किया हुआ, आपका कुछ अलग तरीका हो सकता है, दैट इज़ फाइन एज वेल। ठीक, टू प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, दिस इज़ नॉट फंडामेंटल ड्यूटी, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी सिटीजन्स के लिए है। वीकर सेक्शन को इनजस्टिस से प्रिवेंट करना इज़ मोर ऑफ ए ड्यूटी ऑफ स्टेट, है ना, नॉट ऑफ सिटीजन्स। चलो, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, देखो इस तरह से भी आप जज कर सकते हो एग्ज़ाम हॉल में बैठ के कि अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि जो एक इंडिविजुअल कर सकता है। अब जैसे दे दिया कि टू इंश्योर इंटरनेशनल पीस एंड हारमनी, इंटरनेशनल पीस और हारमनी एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता, सो दैट कैन नॉट बी अ फंडामेंटल ड्यूटी। बट कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को अपहेल्ड करना, इंटीग्रिटी बनाए रखना, सद्भावना रखना, पेड़ पौधों की सुरक्षा करना, एन इंडिविजुअल कैन डू, सो व्हाट एन इंडिविजुअल कैन डू विल बिकम मोर क्लोज टू अ फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, ये भी दिया हुआ है, तो दिस 1, 3 एंड 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अच्छा देखो मैं क्या करता हूँ कि मैं जब भी पढ़ता हूँ या PYQs में लगाता हूँ, सो आई ऑलवेज रिफर टू द दिस क्या बोलते हैं इसको, बेयर एक्ट, बिकॉज इससे ना आपको बहुत क्लियरिटी मिलती है, यू विल बी श्योर कि आपके दिमाग में जो भी जा रहा है वो एकदम एग्जैक्ट अच्छे सोर्स से जा रहा है। ठीक है, पीपल यूज़ लक्ष्मीकांत एंड अदर सोर्सेज, वो ठीक है, बट आप जब भी पढ़ो तो आई विल से कि एक बार ना जो बेयर एक्ट है उसको साथ साथ रख के पढ़ो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अच्छा ये हुआ फिर ये हुआ, थोड़ा कनेक्ट करोगे ना, सो दैट विल बिकम मोर इनग्रेन्ड इन टू योर ब्रेन। ठीक है, अब जैसे यही है कि ये जो 11 अपने दिए हुए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट उनके कीवर्ड्स या कुछ ट्रिक्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलो 2012 में हमने क्वेश्चन कर लिया। 2015 में क्वेश्चन आया,
टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन, ठीक है, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, तो जो यूनिटी है वो आपस में हम मेंटेन कर सकते हैं। देखो प्रीलिम्स ये बेयर एक्ट में पढ़ो तो इसमें दिया हुआ है कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अपहोल्ड, प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ सिटीजन्स जॉब। यूनिटी रखना एक सिटीजन की जॉब हो सकता है, ठीक है। बट अगर आप 51 पढ़ोगे तो इसमें क्या बोला है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी कैन नॉट बी डन बाय अ पर्टिकुलर सिटीजन, इसके लिए स्टेट को आना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम DPSP, है ना, डायरेक्टिव पॉलिसी, डायरेक्टिव्स टू स्टेट पॉलिसी। चलो तो इसमें कौन सा आ जाएगा अपना फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। चलो इन द, ये पूछ रहा है 2017 में क्या पूछा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़। राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में दिया हुआ है। देखो जब आप कहीं पे राइट लेते हो तो आपकी कुछ ड्यूटी भी बनती है, राइट। लेट्स से जैसे कि आपको राइट टू एजुकेशन एक्ट मिला हुआ है कि 21A में कि हर एक चिल्ड्रन को राइट टू एजुकेशन एक्ट है, बट उसके साथ साथ हर एक सिटीजन के पास जब वो बाप बनेगा या माँ बनेगी या पेरेंट बनेगा, उसकी एक ड्यूटी भी होगी कि आप अपने बच्चों को 6 से 14 तक को इंश्योर करो कि वो एजुकेशन ले। तो हर राइट के साथ एक ड्यूटी आती है और हर ड्यूटी के साथ एक राइट आता है, ठीक है। जैसे राइट टू स्पीच आपके पास है आर्टिकल 19 में, बट हार्मोनी को प्रमोट करना, यूनिटी इंटीग्रिटी को प्रमोट करना आपकी एक ड्यूटी है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है, टू अपहोल्ड इंटीग्रिटी, यूनिटी ऑफ इंडिया। तो एवरी राइट्स इज कोरिलेटिव विथ योर ड्यूटी। अगर आपको कुछ राइट मिलेगा तो आपको ड्यूटी निभानी पड़ेगी, सिंपल। अब इसमें बहुत फिलोसॉफिकल डिबेट कर सकते हैं, बहुत सारे केस सुन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट वी विल बी लेजर फोकस्ड फॉर ओनली प्रीलिम्स, ठीक। तो राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज़। अब बाकी के ऑप्शन अगर आप देखो तो लिखा हुआ राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल एंड ड्यूटीज़, राइट्स नॉट ड्यूटीज़ आर इंपॉर्टेंट, ड्यूटीज़ नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ड्यूटी इंपॉर्टेंट है कि राइट इंपॉर्टेंट है, राइट इंपॉर्टेंट है कि ड्यूटी, बोथ आर इंपॉर्टेंट एट देयर प्लेस, राइट। So rights are personal and hence independent of society and duties. This is also not good option. So rights are correlative with duties. चलो 2017 में क्वेश्चन आया, which one of the following statement is are true about fundamental duties of an Indian citizen? A legislative process has been provided to enforce these duties. नहीं, देखो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है फंडामेंटल ड्यूटी में, अगर आप पढ़ोगे कि इसको इन्फोर्स करने के लिए लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। ये बोला है कि द स्टेट शैल, इसमें ये बोला है इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ड्यूटी है, फोर्स नहीं किया जा सकता फंडामेंटल राइट को, है ना, फंडामेंटल ड्यूटी को, राइट्स को तो किया जा सकता है। दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज़। देखो अब यहाँ पे ये आपके साथ गेम खेल सकता है। जैसे अगर आपने अगर आपने ये क्वेश्चन किया होता, आपको पता है कि राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज़, बट इसमें इसने बहुत स्पेसिफिक कर दिया कि दे आर कोरिलेटिव विथ लीगल ड्यूटीज़। नहीं, दे आर कोरिलेटिव विथ योर फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब जैसे आपकी लीगल ड्यूटी है टैक्स भरना, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप टैक्स नहीं भरोगे तो आपको फंडामेंटल राइट्स वायलेट किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल्दो ऐसा भी नहीं कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी नहीं करोगे तो आपको फंडामेंटल राइट वायलेट किया जा सकता है, बट फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दे आर कोरिलेटिव विद ईच अदर, दे इन्फोर्स ईच अदर। लीगल ड्यूटीज़ आपकी बहुत सारी हो सकती है, टैक्स भरना हो सकता है, अच्छी ड्राइविंग करना हो सकता है ना, प्रॉपर ड्रेस कोड में कहीं जाना भी लीगल ड्यूटी हो सकती है, जैसे कि आप आर्मी में हो, नेवी में हो, बट दैट डज नॉट कोरिलेट विथ योर फंडामेंटल ड्यूटीज़। दे आर नॉट कोरिलेटिव विथ योर फंडामेंटल ड्यूटीज। सो लीगल ड्यूटी एंड फंडामेंटल ड्यूटी आर completely different. So this will be neither one and nor two. चलो अब क्वेश्चन आया, बाई विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स आर स्पेसिफाइड। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, कहाँ गया, कि जो फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन थी वो 42nd अमेंडमेंट 1976 में आया था, और जो अपना तो अपना इसका आंसर कितना हो जाएगा, 42nd अमेंडमेंट, इससे अपनी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई,
अब इसमें 44th भी दिया हुआ था, इसका मतलब ये भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट होगा अगर यूपीएससी के ऑप्शंस में दिया हुआ है। सो ये क्या था, इसने राइट टू प्रॉपर्टी को अबॉलिश किया था और आर्टिकल 300A को ऐड किया था, जिससे हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट से हट के हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट बन गया था। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जब हम फंडामेंटल राइट के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल ड्यूटी। ये जो 5, 7, 10 क्वेश्चन आए थे वो सब मैंने आपको करा दिए, और आई थिंक दिस विल बी मोर देन इनफ फॉर यू टू क्रैक एनी क्वेश्चन दैट विल कम इन एग्जामिनेशन। सो आपको क्या करना है, जो फंडामेंटल ड्यूटी के 1-2 अच्छे अमेंडमेंट्स हैं, जैसे 42nd हो गया, 44th हो गया, और जो आर्टिकल 51A है उसके कीवर्ड्स आपको याद करना है। ये 4-5 क्वेश्चन करोगे एंड यू आर डन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट, वेरी बिग टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस केम फ्रॉम दिस एरिया, सो वी हैव टू पे अ स्पेशल अटेंशन टू दिस वन। ठीक है, 1979 में बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो पार्ट 3 में जितने भी राइट्स हैं, ओनली दोज आर फंडामेंटल राइट्स। उसके बाहर कुछ भी है वो या तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो जाएगा या लीगल राइट हो जाएगा, उसको आप फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं रख सकते। ठीक है, सो जो राइट टू प्रॉपर्टी है दैट इज़ नॉट फंडामेंटल राइट। हमने अभी पढ़ा ना कि 44th में उसको हटा दिया गया था। ठीक, तो राइट टू प्रॉपर्टी इज़ अ लीगल राइट एंड दैट इज़ अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन, एवरीवन, नॉट जस्ट सिटीजन, एवरीवन, क्योंकि कंपनीज बाहर की FDI FPI भी आके प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा 25 से 29 तक जो भी दिया हुआ है उसमें सब फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात किया हुआ है। राइट टू वोट इन इलेक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट मतलब आर्टिकल 3 की बात कर रहे हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सही है, ये किस में दिया हुआ है, अपना आर्टिकल 19 में। ठीक है, तो अब जैसे जैसे हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे वैसे वैसे जो मेन आर्टिकल है मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है, आर्टिकल 12 में क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया हुआ है कि किसके खिलाफ लगेगा, है ना, फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर योर क्लेम अगेंस्ट स्टेट। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, बोथ स्टेट एंड सेंटर, ठीक है, प्लस जो कि और अदर स्टेट के अंदर जो भी डेफिनेशन आएगा। अब इसके अंदर बहुत सारे डिबेट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, बट दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ प्रीलिम्स एज पर से। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट प्लस सेंटर। ठीक है, और जो डेफिनेशन जो डेफिनेशन स्टेट की पार्ट 3 में है वही सेम डेफिनेशन पार्ट 4 में भी है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या बोलता है, इफ़ लॉ इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद द पार्टिकल 3 देन इट शैल बी नल एंड वॉइड। मतलब अगर आपकी ऐसा लॉ बना दिया जिसने अपने फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया देन दैट कैन बी स्ट्राइक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक, चलो फिर वही क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू इक्वालिटी बिल्कुल फंडामेंटल राइट है, अभी आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14। ठीक, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, 44th में हमने हटा दिया था। अब देखो ये चीज़ें मैं बार बार रिपीट करूँगा, बार बार आपको बताऊँगा ताकि आपके ब्रेन में एकदम इनग्रेंड हो जाए। वही काम है, क्योंकि अब राइट टू प्रॉपर्टी और आर्टिकल 14 तो सब लोग पढ़ के आए हैं, याद करके जाना ना इस वीडियो को देख के, वो पॉइंट है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये हमारे सारे जो हैं वो फंडामेंटल राइट हैं। दिस राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, सो इसमें नॉट ही पूछा था, ये आपको याद रखना है, पहले नॉट को एकदम गोला कर लो, अदरवाइज आप गलती कर सकते हो। ठीक, अब देखो क्या पूछा, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज। देखो जब ये क्वेश्चन 2017 में आया था इस पर बड़ी डिबेट हुई थी, और कुछ लोगों ने बोला कि ये लीगल राइट है, कुछ लोगों ने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आई डोंट केयर अबाउट द डिबेट, आई ओनली फॉलो द UPSC आंसर की। उसने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मतलब है, भाई ने बोला करने का मतलब करने का, बात खत्म। ठीक है, अब उन्होंने इसका क्या सोचा होगा कि आर्टिकल 326 में दिया हुआ है इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोला। क्या है इसमें कि जो भी हाउस ऑफ पीपल का लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में इलेक्शन में जो भी मतलब जो भी सेलेक्ट होंगे दे विल बी बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज। सो इसका मतलब यही है कि जो राइट टू वोट है एंड टू बी इलेक्टेड है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मतलब 18 के ऊपर सबको ही दे सकता है वोट। अब इसमें एक चीज़ मुझे और मिल गई, ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने ये लगाया हुआ स्क्रीनशॉट,
तो जो पहले एज थी वो 21 थी, बाद में अमेंडमेंट करके 61st अमेंडमेंट आई थिंक 1988 में हुआ था, उसके बाद हमारी एज को 18 किया गया था वोट देने वाली, ठीक है। अब यूपीएससी आंसर की के हिसाब से बहुत सारे जो राइट पे क्वेश्चंस उठते हैं उनको एक बार क्लियर कर लेते हैं। राइट टू वोट प्लस टू बी इलेक्टेड इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 326, ये 2017 या 18 में क्वेश्चन आया था। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट एंड अवेलेबल टू एवरीवन एज पर यूपीएससी आंसर की, ठीक है। चलो, तो अभी जब ये क्वेश्चन आ ही गया है तो 2021 में पूछा था कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, सो वी ऑल नो इट इज लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, ठीक, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। चलो, 2024 में क्वेश्चन आया, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस द राइट टू प्राइवेसी। अच्छा देखो, ये सबको पता है कि आर्टिकल 21 आप मार दोगे, राइट टू प्राइवेसी इतनी बार हम पढ़ चुके हैं, केएस पुत्तास्वामी केस वगैरह वगैरह। बट द पॉइंट इज, इसमें जो चीज़ नोट करने की है वो ये है, ये पॉइंट, हैज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस्ड इन द राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में कहीं नहीं लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है जो उन्होंने बोला कि आर्टिकल 21 के अंदर ले लेते हैं, क्योंकि उसमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी लिखा हुआ है। तो अगर ये यहीं पे ख़त्म कर देता ना, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू प्राइवेसी इज प्लेस्ड, तब आप आर्टिकल 21 नहीं मारते, तब आप नन ऑफ द अबव मारते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइवेसी नहीं लिखी है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी उपज है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, वरना आपने आर्टिकल 21 देखा फट से राइट टू प्राइवेसी मार दिया, वो गलत हो जाएगा, तो बी कॉशियस। चलो, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड इन सम जजमेंट दैट ये 2023 का क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन बिल्कुल, दैट द रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी लिमिटेड बाई आर्टिकल 335 फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इफिशियंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड इन सम जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इतने जजमेंट ले सकता है, इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं लिया होगा, वी ऑल नो, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 सीम्स करेक्ट, ठीक। क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 335 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डिफाइंस द टर्म इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो टू द पॉइंट बात करने वाली चीज़ है। अब इसमें इस तरह के जो टर्म हैं जो कि डेली इवॉल्विंग हैं, कि भाई एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसको बोलोगे आप ओबीसी किसको बोलोगे, आप ये फिजिकली चैलेंज्ड किसको बोलोगे, पीडब्ल्यूडी किसको बोलोगे, इस तरह की वेरियस क्राइटेरिया जो है ना, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता नहीं फिरेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ओनली गिव्स अ ब्रॉड फ्रेमवर्क अंडर विच अ गवर्नमेंट शुड फंक्शन, इट डज नॉट गो इनटू डिटेल्स, है ना। अब जैसे बोला कि आप एथनिक माइनॉरिटी रिलीजियस माइनॉरिटी या माइनॉरिटी के लिए आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो, बट अब कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं डिफाइन करेगा कि माइनॉरिटी का मतलब क्या है, परसेंटेज और जियोग्राफिकल डेंसिटी बताने लगे, इट विल नॉट डू दैट। अब माइनॉरिटी मैंने बोल दिया है, अब पार्लियामेंट आप देखो कि क्या होगा। आज माइनॉरिटी का डेफिनेशन कुछ और है, 10 साल बाद कुछ और हो सकता है। तो इस तरह से दिमाग लगाना है कि इफिशियंसी इज़ वेरी इवॉल्विंग टर्म, ये चेंज होते रहेगा, ठीक। सो स्टेटमेंट 2 विल बिकम रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 विल बिकम करेक्ट एंड 2 इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। 335 में आ गया तो पढ़ लेते हैं क्या बोला है कि द क्लेम्स ऑफ मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स shall be taken into consideration consistency with the maintenance of efficiency of administration in the making appointments to services and post in connection with the affairs of unions or state। वही कि भाई अगर आप SC/ST को रिजर्वेशन दे रहे हो, सो यू शुड बी माइंडफुल कि जो हमारी इफिशियंसी है वो हैम्पर ना हो, ठीक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अब आर्टिकल अभी हमने ऊपर कितना पढ़ा था, आर्टिकल 12-13 पढ़ लिया था मैंने। अब आपको मैं थोड़ा 14, 15 और 16 बता देता हूँ, ठीक है। तो 14 क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। आई होप कि वी ऑल हैव रेड एनफ अबाउट दीज 2 वर्ड्स, क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं तो इस पर लंबा चौड़ा डिबेट होता है कि इक्विटी क्या है, इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, ट्रीट लाइक ए लाइक वगैरह वगैरह, बहुत डिबेट होती है। बट दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ प्रीलिम्स, लेजर फोकस रहना है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 15,
आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, अब नो डिस्क्रिमिनेशन करना है इसको, किसी भी क्षेत्र में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सो आर्टिकल 15 का बहुत ब्रॉड स्कोप है कि इस बेस पे कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, राइट। आर्टिकल 16 उसी का एक स्पेसिफिक वर्जन है ना। आर्टिकल 15 को जब आप नैरो करोगे तो आर्टिकल 16 निकल के आएगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लस इसमें दो ऐड ऑन हुए हैं, डिसेंट और रेजिडेंस। अब देखो आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो ये सबके लिए अवेलेबल नहीं होगा, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल होगा, राइट। कि जो ऐसे इकोनॉमिक और सोशल ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, वो ऐसा नहीं होगा हम सबको दे देंगे। पर जैसे आर्टिकल 14 है, ये एक लिबरल पॉलिसी है, ये एक सोशलिस्ट पॉलिसी है कि भाई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ सबको मिलेगी। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा सिटीजन के लिए है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो 14, 15, 16 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेस्ड ऑन दीज ग्राउंड्स। आर्टिकल 16 में एम्प्लॉयमेंट इक्वालिटी की बात की गई। ठीक है, चलो आर्टिकल 17 तो सबको याद होता है, पता नहीं कैसे, यही एक आर्टिकल है जो कभी नहीं भूलता, सोते में उठा के पूछ लो बता देगा बंदा, और कोई कन्फ्यूजन भी नहीं आता। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, बात खत्म। ठीक, 1991 में द फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया मे बी रिस्ट्रिक्टेड इफ़ फ्रीडम इज़ यूज टू, क्या बोल रहा है कि अगर आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है, आर्टिकल 19 में दिया हुआ है, अगर आप वायलेंस इंसाइट करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 19 का मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। इसमें क्या बोलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा ये सब मिलना चाहिए, है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म्स, एसोसिएशन और यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का, बट इन पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। अब जैसे आर्टिकल ए पे क्या बोला है कि शैल इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ, एक्सरसाइज द राइट कन्फर्ड बाय द सब क्लॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब अगर आप वायलेंस करा रहे हो तो इसका मतलब सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी पे खतरा आ सकता है, सो स्टेट कैन रिस्ट्रिक्ट दैट। अच्छा देखो, इसमें ऐसा नहीं बोला कि एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, एज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि कुछ गड़बड़ है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स सोचने पड़ेंगे। ठीक, 1994 में फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया क्या बोला है। अच्छा देखो, मेरे लिए भी ये थोड़ा नया था, बट मैंने थोड़ा गेस किया। क्वेश्चन आप देखो, कह रहा है कि इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने कहा इतनी बार पढ़ा है, मुझे तो नहीं दिखा फ्रीडम ऑफ प्रेस, अदरवाइज दिखता। इज इम्प्लाइड इन द वाइडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गारंटीड इन 19(1)(a), थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। मैंने कहा और ऑप्शंस देखते हैं। इज गारंटीड अंडर प्रोविजन ऑफ 361(a), मुझे 361(a) याद नहीं था तो मैंने सोचा नहीं। इमिनेट्स फ्रॉम द ऑपरेशन रूल ऑफ द लॉ ऑफ द कंट्री, रूल ऑफ द लॉ का फ्रीडम ऑफ प्रेस से कोई लेना देना नहीं है। सो बी बिकम्स द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड ऑप्शन। ठीक, चलो आर्टिकल 1996, सॉरी क्वेश्चन जो आया 1996 में कह रहा है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट लेबल्ड एज, वही असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, द वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी जो ऊपर हम बात कर रहे थे ना कि माइनॉरिटी और पीडब्ल्यूडी ये सब डिफाइन नहीं करता, वो बस बता देता है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा कर लेना। द माइनॉरिटीज़ कमीशन इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखो अब मुझे माइनॉरिटी कमीशन के बारे में नहीं पता है, तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिख दी। तो मतलब यही पता है कि माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है, और ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे, मतलब इनका कोई लेना देना नहीं है। सो ऑप्शन बी कैन बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब माइनॉरिटीज़ की बात आ गई तो आर्टिकल 29 और 30 इंपॉर्टेंट होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो 29 क्या बोलता है कि राइट टू कंजर्व माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्लस नो एडमिशन डिनाई इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मतलब जो माइनॉरिटीज़ हैं दे हैव राइट टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, कल्चर में कुछ भी हो सकता है, देयर लैंग्वेज, देयर डांस फॉर्म्स, देयर आर्ट, देयर कल्चर, व्हाटएवर। ठीक है, प्लस दे शैल नॉट बी डिनाइड एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट दे आर माइनॉरिटी। ठीक, और आर्टिकल 30 एक अपना स्पेशल प्रोविज़न है जो कि बोलता है कि अगर आप माइनॉरिटी हो, अगर आपको रिकग्नाइज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, सो यू कैन, मतलब इफ़ यू आर माइनॉरिटी, जैसे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो या रिलीजियस माइनॉरिटी हो, देन यू हैव राइट टू इस्टेब्लिश अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ योर कल्चर। ठीक,
और 31 डिलीटेड हो गया था, वही प्रॉपर्टी वाला है ना, तो ये हमें याद रखना है। तो ये आर्टिकल 30 मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया कि जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है सिर्फ उन्हीं को रिकग्नाइज किया गया है अपना आर्टिकल 30 के अंदर, ठीक। तो उसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकग्नाइजेस कौन कौन सी रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है। ये अपना कहाँ से इमिनेट होता है, आर्टिकल 30 से। इस तरह कनेक्ट करके आप पढ़ोगे तभी आपको मज़ा आएगा और तभी आपके दिमाग में वो मेमोरी सेट होगी। फंडामेंटल राइट पे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो पेशेंस के साथ करते रहना, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट वॉज डिस्क्राइब्ड बाई बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बी आर अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला था, वो ये था कि आपको इतनी सारी राइट तो मैंने दे दी है ना, पूरा पार्ट 3 भर दिया राइट से, बट अब उस राइट को प्रोटेक्ट कौन करेगा, आप इन्फोर्स कैसे कराओगे अगर आपका राइट वायलेट हो गया। तो उसके लिए हमारे आर्टिकल 32 बनाया गया था, है ना, रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट। इसके अंदर जो हैं वो कोर्ट्स जो हैं वो रिट इशू कर सकती हैं अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। सो इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को, जो कि आर्टिकल 32 है ना, और इसी का एक सिबलिंग है जो कि आर्टिकल 226 है हाई कोर्ट के लिए। तो ये दोनों हैं जो दे आर हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलो अब मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आया, तो ट्राई करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्या बोल रहा है, आर्टिकल 16(2) है, 30(1) है, 29(2) है, 31(1) है। तो ए का बोल रहा है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव्ड बाई अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। सो ये आर्टिकल 31 की बात कर रहा है ना। तो आर्टिकल 31 डी में है, तो डी का क्या हो गया 1, ऑल्दो ये रिपील हो चुका है बट स्टिल, ठीक है। आर्टिकल 29 और 30, 29 में हमने पढ़ा था कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को प्रमोट करने के लिए, तो हम पहले कर लेते हैं डी को, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, डी का 1 हो गया। बी का क्या बोल रहा है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट, चलो ये तो कुछ और हो गया। ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, एक मिनट सॉरी हाँ, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 30 में अपना क्या है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हो अपने मन का, तो सी जो अपना हो जाएगा इससे मैच कर जाएगा कि ऑल द माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव फंडामेंटल राइट टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो सी का अपना बन जाएगा 3, ठीक है। अब बी बचा, आर्टिकल 29 बोल रहा है कि अपना वही, नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेड बाय स्टेट और रिसीविंग स्टेट एड बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, है ना, ये भी उसमें दिया हुआ है। 29 में 2 चीज़ें दी हुई हैं, अभी हमने पढ़ा था ना कि राइट टू कंजर्व माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्लस नो एडमिशन डिनाई, इस तरह से शॉर्ट में आपको बिल्कुल याद करना है, ठीक है। तो अब एक अपना यही 2 बच जाएगा। हमने पढ़ा ही था कि आर्टिकल 16(2) में जो है वो एम्प्लॉयमेंट्स पे कोई आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ठीक है। और आर्टिकल 15 में क्या था कि ओवरऑल कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। 15 इज ए वाइडर टर्म, 16 इज ए फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक। चलो 2004 में क्वेश्चन आया, क्या पूछ रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो अब हम सारे आर्टिकल्स और पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 18 में अपना बोला है टाइटल एवोल्यूशन के बारे में कि कोई आपको टाइटल नहीं दे सकता वगैरह वगैरह, बस मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ एंड आई बिलीव कि आपने पढ़ रखा है। आर्टिकल 19 में बहुत सारे फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू मूव, इस तरह से, ठीक है। आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन अगेंस्ट एनी ऑफेंस। आर्टिकल 21 हु डजंट नो, राइट। 21 में राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन कौन से अमेंडमेंट से आया था, लिख के बताओ। आर्टिकल 22 डिटेंशन से रिलेटेड इसमें पॉलिसीज़ दी हुई, अगर आपको डिटेन कर लिया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन में तो आपके पास क्या राइट्स होंगे, जिसने आपको डिटेन किया उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वगैरह वगैरह। आर्टिकल 23 और 24 जो है वो, आर्टिकल 23 बात करता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को एबॉलिश किया जाएगा, और आर्टिकल 24 बात करता है कि लेस देन 14 ईयर के चिल्ड्रन को किसी भी हजार्डस ऑक्यूपेशन में नहीं जाना है, ठीक। सो इसमें कौन सी बात हो रही थी, अपना ऑप्शन यही हो जाएगा, ठीक है, कि नो चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी हजार्डस इंडस्ट्री, ठीक। चलो इसके थोड़े स्पेलिंग सही कर लेते हैं। चलो 2005 में क्वेश्चन आया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आर्टिकल 301 पर्टेन्स टू द राइट टू प्रॉपर्टी। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, हमने क्या पढ़ा था 300
ए है ना, 301 नहीं है। तो कन्फ्यूज़न हो सकता है वहाँ, आपका दिमाग 301 को 301 समझ बैठे, बट ऐसा नहीं करना है, ठीक। ये 31 आगे कैसे आ गया, ठीक है चलो। तो ये नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी इज लीगल राइट बट नॉट ए फंडामेंटल राइट, बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है। तो 2 हो जाएगा, 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 हो जाएगा, तो 3 देख लेते हैं। आर्टिकल 300A वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई द कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखो इसमें सब इसने सही बताया है कि जो 300A है वो 44th से आया था, और इसने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया राइट टू प्रॉपर्टी को। बट पॉइंट ये है ना कि ये कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा नहीं था, ये जनता दल के द्वारा किया गया था, और इसने आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1)(f) को रिपील कर दिया था, जिसने राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करी थी, और 300A इंसर्ट कर दिया था। सो ये हमें याद रखना है, दिस वॉज विद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड बाय जनता दल गवर्नमेंट, ठीक है। क्योंकि 42nd अमेंडमेंट के बाद जो कांग्रेस ने पूरा 42nd अमेंडमेंट में बहुत सारे स्ट्रिंजेंट चीज़ें कर दी थी, स्टेट की पावर बढ़ा दी थी, तो उसको सही करने के लिए 44th लाया गया था, ठीक। तो अपना ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें बस एक चीज़ ये गलत था कि ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं किया था, ये किया था जनता दल ने, ठीक है चलो। 2005 में क्वेश्चन आया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आर्टिकल 371A से लेके 371I तक इंसर्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज रीजनल डिमांड्स। ये बिल्कुल सही लग रहा है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन हल्का सा भी देखा होगा तो आपको पता है कि आर्टिकल 371 में बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐड की गई हैं जिससे कि ये जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेटस हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस दिया हुआ है फॉर सर्टेन स्टेट्स, और ये कौन से पार्ट में दिया हुआ है, पार्ट 21 में, है ना। पार्ट्स पे भी क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी। उसके बाद क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एनविसाज डुअल पॉलिसी द यूनियन एंड स्टेट बट ए सिंगल सिटीजनशिप। क्या बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अच्छा देखो यूएस जो है इसमें डुअल सिटीजनशिप होता है, ठीक है, डुअल सिटीजनशिप होता है। सो ये कंपाउंड स्टेटमेंट बना के इसको गलत करने की कोशिश की, ठीक है। अ नेचुरलाइज सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सिटीजनशिप, बिल्कुल गलत है। देखो सिटीजनशिप क्या है, इट इज़ जो स्टेट जो आपको देता है, एंड स्टेट इज़ टू पावरफुल टू डू एनीथिंग, राइट। तो अगर ऐसा बोल दिया जाए कि अगर आपको एक बार सिटीजनशिप मिल गई तो आपकी सिटीजनशिप नहीं छीन सकती, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी सिटीजनशिप कभी भी छीन सकती है, स्टेट के ऊपर है वो, ठीक। तो आपका ऑप्शन 1 ऑनली। अगर आपको मान लो ये 1 और 2 नहीं भी पता था तब भी आप 3 कट करके ऑप्शन पे पहुंच सकते थे, है ना, अगर आपको बेसिक आइडिया रहता तो। और जो सिटीजनशिप है इंडिया में, अब बात हो ही गई तो अभी सिटीजनशिप पे करंट अफेयर में भी बहुत कुछ चल रहा है, जैसे ये 6A है अपना, असम अकॉर्ड है, फिर यूएस में भी इलेक्शंस हुए हैं तो वहाँ के भी प्रोविजंस के बारे में थोड़ा डिस्कशन चलता रहता है, सो ध्यान देना अपने को, ठीक है। आर्टिकल 11 में दिया हुआ है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, मतलब पार्लियामेंट के पास अधिकार है वो आपकी सिटीजनशिप को कैसे भी रेगुलेट कर सकती है, ठीक है। चलो 2006 में क्वेश्चन आया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन आर्टिकल of 6 to 14 years age groups by the state was made a fundamental right by 76th amendment of the constitution, ठीक है। देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान seeks to provide computer education even in rural areas. Education was included in concurrent list by 42nd amendment 1976 constitution of India। देखो ये तो हमें पता है, हमने जब लेक्चर शुरू किया था उसी में पहली बार पढ़ा था कि 42nd अमेंडमेंट में जो है कॉन्करेंट लिस्ट में 5 चीज़ें आई थी, ठीक है। वो 5 चीज़ें कमेंट में लिख देना, मुझे पता चलना चाहिए आपको याद है। अब ऑप्शन 2 देखो, आप कह रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान सीक्स टू, है ना, सीक्स टू प्रोवाइड एजुकेशन इवन इन कंप्यूटर एजुकेशन इवन इन रूरल एरिया। अब इसका उल्टा सोचो, अगर आप इसको गलत मार रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि नहीं नहीं भाई, सर्व शिक्षा अभियान डज नॉट सीक टू प्रोवाइड कंप्यूटर एजुकेशन इन रूरल एरिया। डू यू रियली थिंक कि अगर गवर्नमेंट सर्व शिक्षा अभियान जैसा इतना बड़ा अभियान निकालेगी वो ऐसा स्टेटमेंट अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में रखेगी? नहीं। तो कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको उल्टा सोचना पड़ता है कि सर्व शिक्षा अभियान डज नॉट सीक टू प्रोवाइड कंप्यूटर एजुकेशन, नहीं, बिल्कुल गलत लग रहा है, तो आप इसको सही मानोगे। सो 2 and 3 करेक्ट, तो ये कट गया, ये कट गया। फ्री एंड कंपल्सरी
6 से 14 के लिए आर्टिकल 21A में जो ऐड किया गया था वो अपना कौन से में था, वो था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना, 2002। एक बार फिर से देख लेते हैं वापस से, क्योंकि मुझे भी रिवाइज करना है, आप भी रिवाइज कर लो। ये था ना 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 2002 में दो चीज़ें हुई थी, आर्टिकल 21A ऐड हुआ था और एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी। ठीक है, चलो काफ़ी सही रिवीजन हो रहा है, मज़ा आ रहा है। कहाँ तक पहुँचे थे हम? सॉरी, आई एम लॉस्ट। हाँ ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान पे थोड़ा डिस्कशन चल रहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग: राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वल एक्सेस ऑफ पब्लिक सर्विसेज, राइट टू फूड। विच ऑफ द अबव इज आर ह्यूमन राइट्स अंडर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। देखो पॉइंट क्या है ना, कि जो यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इट इज़ अ ह्यूमन राइट, मतलब जितने भी गुड चीज़ें हैं इसमें ऐड हैं, जैसे कि टॉर्चर के अगेंस्ट, स्लेवरी के अगेंस्ट, आपको राइट्स हैं, आपके पास नेचुरल राइट्स हैं, आपको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, आपको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं फील करना चाहिए वगैरह वगैरह, आपको फूड मिलना चाहिए, शेल्टर मिलना चाहिए, सिटीजनशिप मिलनी चाहिए वगैरह वगैरह। सो जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखें वो मार दो। अब देखो 31-32 राइट हैं UDHR में, सारा नहीं रटा जा सकता। सो जो भी आपको अच्छा लगे, क्लोज लगे, टेक योर चांस। राइट टू एजुकेशन बिल्कुल होगा, बेसिक चीज़ है। राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज ठीक लग रहा है। राइट टू फूड बिल्कुल। सो 1, 2 and 3 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। अब देखो सेम क्वेश्चन 2011 का 2020 में इसने रिपीट किया। अदर देन द फंडामेंटल राइट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स, ये कीवर्ड पढ़ो, रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल प्रोविजन इन UDHR। तो UDHR में हमने पढ़ा था कि अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होगा कि जो अच्छी चीज़ें रिफ्लेक्ट ना करे, राइट। सो आंख मूंद के इसमें हमें सारे ऑप्शंस टिक करने हैं, ठीक। अब देखो बहुत ही स्पेसिफिक दे दिया तो वो अलग है, बट प्रियम्बल में भी हाँ भाई बिल्कुल हम जस्टिस, इक्वालिटी, प्रॉस्पेरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं। DPSP में बिल्कुल सेम चीज़ की बात हो रही है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में यूनिटी, इंटीग्रिटी, राइट टू एजुकेशन, इस तरह की बातें हो रही हैं। सो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टिंग द UDHR 1948, ठीक। 2011 में क्वेश्चन आया, इन इंडिया इफ रिलीजियस सेक्ट कम्युनिटी इज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल माइनॉरिटी। इसने बोला कि अगर नेशनल माइनॉरिटी आपको मिल गई तो व्हाट स्पेशल एडवांटेज इज एंटाइटल टू, ठीक है। क्या बोल रहा है, इट कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 30 में, ठीक। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कम्युनिटी इन द लोकसभा। बिल्कुल नहीं, लोकसभा में कोई भी ऑटोमेटिकली नॉमिनेट नहीं हो जाता है ना। लोकसभा में तो पहली बात नॉमिनेट होता भी नहीं है, राज्यसभा में होता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। इट कैन डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम। इट कैन डिराइव, है ना। अब प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट प्रोग्राम मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता था कि प्राइम मिनिस्टर का कोई भी प्रोग्राम आएगा तो वो ऐसा नहीं करेगा कि नहीं भाई माइनॉरिटी हमारे में से बेनिफिट नहीं ले सकते। सो ये मैं सही मानूंगा, ठीक है। सो 1 and 3 ऑप्शन, चलो ठीक है। 2017 में नेक्स्ट क्वेश्चन आया। लेट मी सी कि अभी कितना वीडियो हो गया है। आई थिंक 43 मिनट का हो गया है, 1 घंटा पढ़ सकते हैं, ठीक है। 2017 में क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। राइट्स आर क्लेम ऑफ स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। याद है ये हमने पढ़ा था कि जो राइट्स हैं दे आर ऑफ द सिटीजन। और जब आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखोगे, जब फंडामेंटल राइट्स की लैंग्वेज पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसमें लिखा है कि स्टेट शैल नॉट डू XYZ टू डू XYZ। मतलब स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ दैट इज लाइक इन्फ्रिंजिंग अपॉन फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। सो जो हमारे राइट्स हैं दे आर आवर क्लेम अगेंस्ट द स्टेट, है ना, वो हम स्टेट के अगेंस्ट वो क्लेम कर सकते हैं। चलो, विच वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज एब्सेंस ऑफ। कह रहा है कि अगर इक्वालिटी है तो इसका मतलब किस चीज़ की एब्सेंट है। इक्वालिटी मतलब
अगर एक बंदा मतलब अगर एक जगह इक्वालिटी नहीं है, इसका मतलब कि वहाँ पे किसी एक को ज़्यादा फेवर किया जा रहा है, उसको ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं, है ना। तो इक्वालिटी इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, ठीक। कंपटीशन नहीं होगा, रिस्ट्रेन नहीं होगा, आइडियोलॉजी तो दूर दूर से नहीं होगा। सो अगर प्रिविलेजेस नहीं है तो इसका मतलब कि आपके पास इक्वालिटी है। जैसे आप केस लड़ने गए कहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, आप चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो या एक नॉर्मल सिटीजन हो, आपको कोर्ट सेम ट्रीट करेगी। सो दैट इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी कि आपको प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, सेम ट्रीटमेंट होगी आपकी। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसाज्ड इन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है कि आपके मर्जी के खिलाफ आपसे कुछ करवाया जाना, उसको हम एक्सप्लॉइटेशन बोलते हैं, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, बिल्कुल दिस इज एक्सप्लॉइटेशन। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, देखो अगर हम किसी को अनटचेबल बोल रहे हैं तो हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं कि भाई तुम इक्वल नहीं हो हमारे, इसलिए हम तुम्हें अनटचेबल बोल रहे हैं, राइट। सो दिस राइट टू अनटचेबिलिटी इज रिलेटेड टू इक्वालिटी, नॉट रिलेटेड टू एक्सप्लॉइटेशन। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, सेम चीज़ कि जो माइनॉरिटी हैं उनके पास वॉइस कम है, उनके पास लोग कम हैं, तो ऐसा ना हो कि उनको इक्वल ना ट्रीट किया जाए, तो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू इक्वालिटी, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज एंड माइन, ठीक है, ये भी है एक्सप्लॉइटेशन कि अगर बच्चों को आपने माइन और उसमें डाल दिया, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, तो आप उनकी मर्जी के खिलाफ आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो ऑप्शन 1 और 4, ठीक है। सो हम 18 पेज तक पढ़ चुके हैं, अभी 33 पेज है, और आई थिंक ये वीडियो 50 मिनट के आसपास बन चुकी है। सो अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं वापस से इसको ख़त्म करूँगा। थोड़ा सा अपना बचा हुआ है, चलो इसको मैं पहले एक बार मार्क लगा देता हूँ यहाँ पे। चलो ये वाला मार्क है जो कि आप लोग को करना है, ठीक है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड जो मैंने क्वेश्चंस पूछे आंसर करो। नेक्स्ट वीडियो मैं फट से अपलोड कर रहा हूँ। फिर आज अपना फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी और कौन सा था, कुछ मिसलेनियस चीज़ें वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।